नमस्ते और कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2025 है। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों में काफी कुछ हुआ है। आज हम सिर्फ सुर्खियों पर नहीं बल्कि कुछ सबसे बड़े फैसलों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो खबरें हैं वो एक बड़ा सवाल भी उठाते हैं। हाँ, कि क्या हमारी न्यायपालिका की भूमिका बदल रही है? क्या अदालतें अब सिर्फ कानूनों की व्याख्या करने से आगे बढ़ रही हैं? एक तरह से समाज के लिए नीतियां बनाने का काम भी कर रही हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं उस मामले से जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, उन्नाव रेप केस। इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उसको दी गई आजीवन कारावास की सजा सस्पेंड कर दी है। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। और सीबीआई का तर्क क्या है? उनका कहना है कि सेंगर एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर वो बाहर आया तो मतलब पीड़िता की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और न्याय में जनता के विश्वास पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये नहीं कि सजा सस्पेंड हुई, बल्कि ये है कि क्यों हुई। हाँ, ये जानना जरूरी है। हाईकोर्ट का पूरा फैसला एक बहुत ही बारीक और तकनीकी कानूनी सवाल पर टिका है। अदालत ने माना कि एक विधायक यानी एमएलए को पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? आम भाषा में तो एक एमएलए को हम पब्लिक सर्वेंट ही समझते हैं, लेकिन कानून की नजर में, खासकर पॉक्सो एक्ट की नजर में ऐसा नहीं है। अच्छा जी, पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की एक बहुत ही खास परिभाषा दी गई है। हाईकोर्ट ने पाया कि इस परिभाषा में एक एमएलए फिट नहीं बैठता। तो जिस धारा के तहत सेंगर को ज्यादा सजा मिली थी, अदालत ने उसे सही नहीं माना। तो ये एक तरह का कानूनी लूपहोल हुआ जिस पर अदालत ने उंगली रखी, आप कह सकते हैं। और अब ये फैसला इस कानून में एक बड़ी बहस छेड़ रहा है कि क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को भी इस परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। ये भी साफ कर देते हैं कि इस राहत के बावजूद सेंगर जेल से बाहर तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो एक दूसरे मामले में 10 साल की सजा काट रहा है, तो फिलहाल वो जेल में ही रहेगा। ठीक है, तो उन्नाव मामले में हमने देखा कि कैसे अदालत कानून की बहुत सख्त व्याख्या कर रही है। लेकिन अब उन मामलों की ओर बढ़ते हैं जहां अदालतें एक बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल, खासकर पर्यावरण के मामलों में। हाँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे अदालतें पर्यावरण की संरक्षक बन गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरावली रेंज में खनन पर लगी रोक। अच्छा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दिल्ली से गुजरात तक मतलब पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मशहूर टीएन गोदावरमन केस की विरासत का हिस्सा है। ये केस तो लगभग 3 दशकों से भारत में पर्यावरण कानून को आकार दे रहा है। तो अरावली पर ये रोक सिर्फ एक और प्रतिबंध नहीं है? नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सर्वोच्च अदालत पर्यावरण को लेकर कितनी गंभीर है। एक तरह से नीति निर्माता की तरह काम कर रही है। और ये भावना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ही कड़ा कदम उठाया है। जी, पंजाब में जिस तरह से जंगल कम हो रहे हैं, उसे देखते हुए हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे राज्य में? ये तो एक असाधारण कदम है। बिल्कुल। अदालतें अब सिर्फ निर्देश नहीं दे रही हैं, वे सीधे हस्तक्षेप कर रही हैं। इसी तरह की सख्ती हमें बॉम्बे हाई कोर्ट में भी देखने को मिली, मुंबई की हवा को लेकर। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो बीएमसी को बहुत कड़ी फटकार लगाई। मैंने पढ़ा था, कोर्ट ने अधिकारियों से सीधे पूछा, आपने आखिरी बार औचक निरीक्षण कब किया था? जी, और फिर जो टिप्पणी की वो बहुत मायने रखती है। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ हवा अब एक मौलिक अधिकार बन गई है और इसे चुनावी काम से ऊपर रखना होगा। बिल्कुल, पर यहाँ एक व्यावहारिक सवाल भी उठता है। क्या? कि क्या अदालतें किसी शहर का प्रशासन रोज रोज चला सकती हैं? सिर्फ फटकार लगाने से जमीनी हकीकत तो नहीं बदलती। ये भी सही बात है। और दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है, एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी को लेकर। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका है कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जाए। तर्क ये है कि दिल्ली के प्रदूषण में ये अब कोई लग्जरी नहीं है, जरूरत है। सही बात है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अगर ऐसा किया तो एक पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हर कोई अपनी जरूरत की चीज पर जीएसटी कम करने की मांग करने लगेगा। तो यहाँ अदालत को मौलिक अधिकार और सरकार की आर्थिक नीति के बीच एक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। तो हमने देखा कि अदालतें हमारे भौतिक पर्यावरण को बचाने के लिए नियम बना रही हैं,
चलिए अब उस दुनिया की ओर चलते हैं जहां हम सब अपना बहुत सारा समय बिताते हैं, डिजिटल दुनिया। हाँ, यहाँ तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि कानून पीछे छूट गए हैं। और अदालतें उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हैं। शुरुआत करते हैं डीप फेक के बढ़ते खतरे से। बॉम्बे हाईकोर्ट का शिल्पा शेट्टी वाला मामला। हाँ, कोर्ट ने एआई से बने डीप फेक वीडियो और तस्वीरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है और बहुत साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी महिला की इज्जत और निजता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का मामला नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कैसे? ये फैसला एक तरह से पर्सनैलिटी राइट्स को मजबूत करता है। मतलब आपकी पहचान, आपका चेहरा, आपकी आवाज, ये सब आपका अधिकार है। अच्छा, जैसे आर माधवन वाले केस में भी हुआ? बिल्कुल। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनके पक्ष में आदेश दिया ताकि कोई एआई का इस्तेमाल करके उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल न कर सके। और एआई से जुड़ा एक और मामला है जो तो वाकई चौंकाने वाला है। कलकत्ता हाईकोर्ट में इंडिया मार्ट ने ओपन एआई के खिलाफ ही मुकदमा दायर कर दिया है। हाँ, ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाती है। और आरोप क्या है? आरोप बहुत गंभीर है। इंडिया मार्ट का कहना है कि चैट जीपीटी सर्च परिणामों में उसके साथ भेदभाव कर रहा है, उसे जानबूझकर बाहर दिखा रहा है। एक मिनट, मतलब क्या एआई भी पक्षपात कर सकता है? हम तो उसे न्यूट्रल समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो इस केस ने खड़ा किया है, और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला माना है। प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में केस में दम लगता है। अदालत ने ओपन एआई से जवाब मांगा है। तो इसका असर तो बहुत दूर तक जा सकता है। हाँ, ये केस भारत में एआई की जवाबदेही तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। डिजिटल दुनिया से जुड़ा एक और सुझाव मद्रास हाईकोर्ट से आया है ना? जी, मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों की मानसिक सेहत पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह सोचना चाहिए। मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। हाँ, उसी तरह का कोई कानून बनाने के बारे में। फिर से ये एक नीतिगत सुझाव है जो दिखाता है कि अदालतें सामाजिक मुद्दों पर भी कितनी सक्रिय हैं। तो हमने देखा कि अदालतें तकनीकी व्याख्या कर रही हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रही हैं, डिजिटल दुनिया के लिए नियम बना रही हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। हाँ, जैसे सुपरटेक का सुपरनोवा प्रोजेक्ट मामला। इस रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक सुपर पावर का इस्तेमाल किया है, अनुच्छेद 142। क्या आप समझा सकते हैं कि ये अनुच्छेद इतना खास क्यों है? जरूर। आसान शब्दों में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश देने की असाधारण शक्ति देता है, भले ही उस स्थिति के लिए कोई सीधा कानून ना हो। बिल्कुल। जब मौजूदा कानून और प्रक्रियाएं उलझ जाती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल करता है। सुपरटेक मामले में हजारों घर खरीदारों को राहत देने के लिए अदालत ने यही किया। ये न्यायिक सक्रियता का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, और न्याय की बात हो रही है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला, वो तो दिल दहला देने वाला है। एक व्यक्ति को 24 साल जेल में बिताने के बाद बरी किया गया। 24 साल? ये मामला हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। अदालत ने क्या कहा? साफ कहा कि निचली अदालत ने सिर्फ दबाव में लिए गए कबूलनामे पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि ये भी है कि कोई बेगुनाह सजा ना पाए। एक और फैसला जिसने काफी ध्यान खींचा है वो कलकत्ता हाईकोर्ट का है। हाँ, कि फोन पर जाति सूचक गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब तो कोई भी निजी तौर पर ऐसा कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यहाँ भी अदालत ने कानून की बहुत सख्त व्याख्या की है। SC/ST एक्ट में यह जरूरी है कि अपमान पब्लिक व्यू यानी सार्वजनिक रूप से किया गया हो, और फोन पर बातचीत तो निजी होती है। जी, इसीलिए अदालत ने माना कि ये इस कानून के दायरे में नहीं आती। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी और कानून के तहत अपराध नहीं है। अच्छा, लेकिन ये फैसला इस बहस को जरूर तेज करेगा कि क्या डिजिटल युग में पब्लिक व्यू की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। तो आज हमने जितने भी मामले देखे, चाहे वो उन्नाव केस हो, अरावली का पर्यावरण संरक्षण हो, चैट जीपीटी का सवाल हो या अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। हाँ, और वो दिशा ये है कि भारत में न्यायपालिका अब सिर्फ एक अंपायर की भूमिका में नहीं है जो सिर्फ आउट या नॉट आउट दे। बिल्कुल, वह अब एक सक्रिय खिलाड़ी बन रही है जो खेल के नियम भी बना रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हमारी संसद या विधानसभाएं धीमी हैं। तो हम आज की इस चर्चा को एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। क्या न्यायपालिका का ये बदलता हुआ रूप, ये न्यायिक सक्रियता हमारे लोकतंत्र के लिए एक जरूरत है, या फिर ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं है, ये एक
लगातार चलने वाली बहस है और आज हमने जिन मामलों पर बात की वे सभी इसी बहस का हिस्सा हैं। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।